देखो क्या है कि आज हम देखेंगे कि उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता है। तो हम वो उन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे जिनमें उन्हें साक्षी के रूप में या साक्ष्य के रूप में बुलाया नहीं जा सकता है। तो इसमें है धारा 32 है कि वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता है इत्यादि। तो ऐसे कारणों को हम देखेंगे धारा 32 के अंतर्गत। तो सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे जो मर गया है या मिल नहीं सकता है या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है। तो तीन कंडीशन है: जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है, या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है, या जिसकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना उपात्त नहीं की जा सकती है। ठीक है, जिसको उपस्थित करने के लिए क्या है कि बहुत ज्यादा विलंब होना है या फिर उसमें बहुत ज्यादा खर्च होना है। ठीक है, तो जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है, निम्नलिखित दशाओं में स्वमेव सुसंगत है। तो पहला देखते हैं कि जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित है। तो जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, तब उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मृत्यु का कारण प्रश्नगत होना चाहिए। ऐसे कथन सुसंगत हैं चाहे उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं, और चाहे उस कार्यवाही की जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता, प्रकृति कैसी ही क्यों ना हो। अब देखते हैं दूसरा जो है कि अथवा कारोबार के अनुक्रम में किया गया हो। तो देखिए, जबकि वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया था तथा विशेषतः जबकि वह उसके द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में या वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तकों में उसके द्वारा की गई किसी प्रविष्टि या किए गए ज्ञापन के रूप में है, अथवा उसके द्वारा धन, माल, प्रतिभूतियों या किसी भी किस्म की संपत्ति की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति है, अथवा वाणिज्य में आने वाली उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में है, अथवा किसी पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में है जो कि उसके द्वारा प्रायः दिनांकित, लिखित या हस्ताक्षरित की गई थी। अब तीसरा देखें कि अथवा करने वाले के हित के विरुद्ध है। तो क्या है कि जबकि वह कथन उसे करने वाले व्यक्ति के धन संपत्ति या सांपत्तिक हित के विरुद्ध हो। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, विरुद्ध है, या जबकि यदि वह सत्य हो तो उसके कारण उस पर दांडिक अभियोजन या नुकसानी का वाद लाया जा सकता है या लाया जा सकता था तब। अब अथवा लोक अधिकार या रूढ़ी के बारे में अथवा साधारण हित के विषयों के बारे में कोई राय देता है। तो जबकि उस कथन में उपर्युक्त व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक अधिकार या रूढ़ी अथवा लोक या साधारण हित के विषय में अस्तित्व के बारे में है, जिसके अस्तित्व से यदि वह अस्तित्व में होता तो उससे उस व्यक्ति का अवगत होना संभाव्य होता, और जबकि ऐसे कथन ऐसे किसी अधिकार, रूढ़ी, बात के बारे में किसी संविवाद के उत्पन्न होने से पहले किया गया होता। पांचवा देखें कि अथवा नातेदारी के अस्तित्व से संबंधित है। तो जबकि वह कथन किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बीच रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित है, किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में है जिन व्यक्तियों की रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित नातेदारी के बारे में उस व्यक्ति के पास जिसने वह कथन किया है ज्ञान के विशेष साधन थे, और जब तक कि वह कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने के पूर्व किया गया था। अगला देखते हैं कि कौटुंबिक बातों से संबंधित विल या विलेख के बारे में किया गया हो। तो जबकि वह कथन मृत व्यक्ति के बीच रक्त, विवाह, दत्तक ग्रहण पर आधारित है, किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में है, और उस कुटुंब की बातों से जिसका ऐसा मृत व्यक्ति अंग था
संबंधित किसी विलेख में या किसी कुटुंब वंशावली में है तो किसी समाधि प्रस्तर कुटुंब चित्र या अन्य चीज पर जिस पर ऐसे कथन प्राय किए जाते हैं किया गया है, और जबकि ऐसा कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया गया था। अगला देखें 7 अथवा धारा 13 के खंड क में वर्णित संव्यवहार से संबंधित दस्तावेज में किया गया है। तो जबकि वह कथन किसी ऐसे विलेख विल या अन्य दस्तावेज में अंतर्विष्ट है जो किसी ऐसे संव्यवहार से संबंधित है जैसा धारा 13 खंड क में वर्णित किया गया है। अगला देखते हैं 8 अथवा कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है और प्रश्नगत बात से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता है। तो जबकि वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था और प्रश्नगत बात से सुसंगत उनकी भावनाओं या धारणाओं को अभिव्यक्त करता था। तो अब देखेंगे हम इन्हीं चीजों को दृष्टांत से समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए दृष्टांत क है। प्रश्न यह है कि क्या क की हत्या ख के द्वारा की गई थी अथवा क की मृत्यु किसी संव्यवहार में हुई क्षतियों से हुई है तो जिनके अनुक्रम में उसे बलात्संग किया गया था। तो प्रश्न है यह है कि क्या उससे ख द्वारा बलात्संग किया गया था, अथवा प्रश्न यह है कि क्या क ख द्वारा ऐसी परिस्थितियों में मारा गया था कि क की विधवा द्वारा ख पर वाद लाया जा सकता था। तो यहां पे देखिए कि अपनी मृत्यु के कारण के बारे में क द्वारा किए गए वे कथन जो उसने क्रमशः विचाराधीन हत्या, बलात्संग और अनुयोज्य दोष को निर्देशित करते हुए किए, ये सभी के सभी तथ्य सुसंगत होंगे। अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण ख। प्रश्न क्या है कि क के जन्म की तारीख के बारे में अगर प्रश्न उत्पन्न होता है तो एक मृत शल्य चिकित्सक की अपने कारोबार के मामूली अनुक्रम में नियमित रूप से रखी जाने वाली डायरी में इस कथन की प्रविष्टि की अमुक दिन उसने क की माता की परिचर्या की और उसे पुत्र का प्रसव कराया सुसंगत तथ्य होगा। अगला उदाहरण देखते हैं ग। प्रश्न यह है कि क अमुक दिन कलकत्ते में था। तो कारोबार के मामूली अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई एक मृत सॉलिसिटर की डायरी में यह कथन था कि अमुक दिन वह सॉलिसिटर कलकत्ते में एक वर्णित स्थान पर विनिर्दिष्ट कारोबार के बारे में विचार विमर्श करने के प्रयोजनार्थ क के पास रहा। यह तथ्य भी सुसंगत है। अगला उदाहरण देखते हैं। प्रश्न यह है कि क्या कोई पोत मुंबई बंदरगाह में अमुक दिन रवाना हुआ। तो किसी वाणिज्यिक फर्म के जिसके द्वारा वह पोत भाड़े पर लिया गया था, मृत भागीदार द्वारा लंदन स्थित अपने समकरियों को जिन्हें वह स्थोरा प्रेषित किया था, यह कथन करने वाला पत्र की पोत मुंबई बंदरगाह से अमुक दिन चल दिया सुसंगत तथ्य है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न यह है कि क्या क को अमुक भूमि का भाटक दिया गया था। तो क के मृत अभिकर्ता का क के नाम पत्र जिसमें यह कथन है कि उसने क के निमित्त भाटक प्राप्त किया और वह उसे क के आदेशाधीन रखे हुए था, सुसंगत तथ्य है। अब प्रश्न यह है कि क्या क ख का विवाह वैध रूप से हुआ था। तो इसमें क्या होगा कि एक मृत पादरी का यह कथन कि उसने उनका विवाह ऐसी परिस्थितियों में कराया था जिनमें उसका कराना अपराध होता, सुसंगत है। अब प्रश्न यह है कि क्या एक मृत का ने जो मिल नहीं सकता अमुक दिन एक पत्र लिखा था, यह तथ्य कि उसके द्वारा लिखित एक पत्र में उस दिन की तारीख दिनांकित थी, सुसंगत है। अगला उदाहरण देखते हैं कि प्रश्न यह है कि किसी पोत के ध्वंस का कारण क्या था, उसके नष्ट होने का कारण क्या था। तो कप्तान द्वारा जिसकी हाजिरी उपाप्त नहीं की जा सकती, दिया गया प्रसाक्ष्य सुसंगत तथ्य है। अब देखिए प्रश्न यह है कि क्या अमुक सड़क लोकमार्ग है। तो ग्राम के मृत ग्रामीण क के द्वारा किया गया कथन कि वह सड़क लोकमार्ग है, ये भी सुसंगत होगा। अगला देखते हैं कि प्रश्न है कि विशिष्ट बाजार में अमुक दिन अनाज की क्या कीमत थी।
तो एक मृत बनिए द्वारा अपने कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया कीमत का कथन सुसंगत होगा। अब देखिए कि प्रश्न यदि ये उठता है कि क्या क जो मर चुका है ख का पिता था, तो क द्वारा दिया गया यह कथन कि ख उसका पुत्र है सुसंगत तथ्य है। अब ये प्रश्न है कि क के जन्म की तारीख क्या है, तो क के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें यह कहा गया है कि क का जन्म अमुक दिन हुआ था, ये भी सुसंगत होगा। अब देखिए कि प्रश्न ये है कि क्या और कब क और ख का विवाह हुआ, तो ख के मृत पिता ग द्वारा किसी याददाश्त पुस्तक में अपनी पुत्री का क के साथ अमुक तारीख को विवाह होने की प्रविष्टि जो है वो भी सुसंगत तथ्य है। अगला उदाहरण देखें कि दुकान की खिड़की में अभिदर्शित रंगित उपहासांकन में अभिव्यक्त अपमान लेख के लिए ख पर क वाद लाता है। अब प्रश्न ये है कि उपहासांकन की समरूपता तथा उसके अपमान लेखीय प्रवृत्ति के बारे में है, तो इन बातों पर दर्शकों की भीड़ की जो टिप्पणियां थी वो साबित की जा सकेंगी और सुसंगत होंगी। तो इस प्रकार हमने देखा धारा 32। अब देखते हैं धारा 33 कि किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति। तो वह साक्ष्य जो किसी साक्षी से किसी न्यायिक कार्यवाही में या विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष उन तथ्यों की सत्यता को जो उस साक्ष्य में कथित हैं किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्यवाही में या उसी न्यायिक कार्यवाही के आगामी प्रक्रम में साबित करने के प्रयोजन के लिए तब सुसंगत हो जबकि वह साक्षी मर गया है या मिल नहीं सकता या वह साक्ष्य देने के लिए सक्षम नहीं है, असमर्थ है, या प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुंच से बाहर कर दिया गया है, अथवा यदि उसकी उपस्थिति इतने विलंब या व्यय के बिना जितना कि मामले की परिस्थितियों में न्यायालय जो है अयुक्त समझता है अभी प्राप्त नहीं की जा सकती है। परंतु का खंड है कि परंतु वह तब तक जब तक कि वह कार्रवाइयां उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में थी। प्रथम कार्रवाई में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अधिकार और अवसर था और विवाद्य प्रश्न प्रथम कार्रवाई में सारता वही थे जो द्वितीय कार्रवाई में है। अब स्पष्टीकरण देखते हैं कि दांडिक विचारण या जांच इस अर्थ के धारा के अर्थ के अंतर्गत अभियोजक और अभियुक्त के बीच कार्यवाही समझी जाएगी। अब विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन देखते हैं धारा 34 की। धारा 34 उपबंध करती है कि लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत होंगी। तो कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई हों, जब कभी वे ऐसे विषय का निर्देश करती हैं जिसमें न्यायालय को जांच करनी है सुसंगत है, किंतु अकेले ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हो सकेंगे। अब दृष्टांत देखें कि ख पर क 1000 रुपए के लिए वाद लाता है और अपनी लेखा बहियों की वे प्रविष्टियां दर्शित करता है जिसमें ख को इस रकम के लिए उसका ऋणी दर्शित किया गया है। ये प्रविष्टियां क्या है, सुसंगत हैं, किंतु ऋण साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य के बिना पर्याप्त नहीं है। तो इनके साथ साथ आपको अन्य साक्ष्य भी देना होगा। अब देखें धारा 35 कि कर्तव्य पालन में की गई लोक लेखाएं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति क्या होती है। तो किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य का कथन करती हैं और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में या उस देश की जिसमें ऐसी पुस्तक रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रखा जाता है विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादिष्ट कर्तव्य के पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है स्वयं सुसंगत तथ्य होती है। अब अगली धारा देखते हैं धारा 36 कि मानचित्र जो होते हैं चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति के बारे में। तो विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों के वे कथन जो प्रकाशित मानचित्रों चार्टों या लोक विक्रय के लिए साधारण प्रस्थापित किए जाते हैं अथवा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के
प्राधिकार के अधीन बनाए गए मानचित्रों रेखांकों में किए गए हैं उन विषयों के बारे में जो मानचित्रों चार्टों या रेखांकों में प्रायः रूपित या कथित होते हैं वे स्वयं सुसंगत होते हैं। अब देखिए धारा 37 है कि किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रवृत्ति के बारे में कथन की सुसंगत। तो जबकि न्यायालय को किसी लोक प्रवृत्ति के तथ्य के अस्तित्व के बारे में राय बनानी, ठीक है, तब यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के एक्ट में या किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में या शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किसी सरकारी अधिसूचना या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव द्वारा की गई अधिसूचना में लंदन गजट या हिज मेजेस्टी के किसी डोमेनियन, उपनिवेश या कब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र तात्पर्य होने वाले किसी मुद्रित पत्र में अंतर्विष्ट परिवर्णन में किया गया कोई भी कथन सुसंगत तथ्य होता है। तो ये जो चीजें हैं, जैसे मान लो आपको बताना है और ये सुसंगति बतानी है, तो आप ये बोल सकते हैं कि केंद्रीय अधिनियम द्वारा प्रकाशित है या राजपत्र में प्रकाशित है, तो वो क्या होगा, कथन सुसंगत होगा उस संदर्भ में। अब देखते हैं धारा 38 कि विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति। तो विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति के बारे में, जबकि न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी है, तब ऐसी विधि का कोई भी कथन जो ऐसी किसी पुस्तक में अंतर्विष्ट है जो देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित है या प्रकाशित है, ऐसी किसी विधि को अंतर्विष्ट करने वाली, तात्पर्यित है और ऐसे देश के न्यायालयों में किसी भी निर्णय की कोई रिपोर्ट, कोई व्यवस्थाओं की रिपोर्ट तात्पर्यित होने वाली किसी पुस्तक में अंतर्विष्ट है, ये सभी सुसंगत होती हैं। अब देखते हैं कि किसी कथन में कितना साबित किया जा सकेगा। तो धारा 39 देखिए कि जबकि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक, पत्रों या कागजों पत्रों की आवली का भाग हो, तब क्या साक्ष्य दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जबकि कोई कथन जिसका साक्ष्य दिया जाता है किसी बृहत्तर कथन का या किसी बातचीत का भाग है या किसी एकल दस्तावेज का भाग है या किसी दस्तावेज में अंतर्विष्ट है जो किसी पुस्तक का अथवा पत्रों का या कागज पत्रों की संसक्त आवली का भाग है, तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग में अंतर्विष्ट है, तब उस कथन, बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक या पत्रों या कागज पत्रों की आवली के उतने का ही, न कि उतने से अधिक का साक्ष्य दिया जाएगा जितना न्यायालय उस कथन की प्रवृत्ति, प्रभाव को तथा उन परिस्थितियों को जिनके अधीन वह किया गया था पूर्णतः समझने के लिए उस विशिष्ट मामले में आवश्यक विचार करता है। तो बाकी का हम देखेंगे अगली क्लास में। तो हमने देखा धारा 39 तक। अब न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत होते हैं, इनको हम देखेंगे अगली क्लास में। हेमंत सर।